देखिए, भावों के त्रिकोण आदि संज्ञाएं, भावों को किसको त्रिकोण कहते हैं, किसको पणफर कहते हैं, किसको केंद्र कहते हैं, आपोक्लेम किसको कहते हैं, मारक भाव किसको कहते हैं, ग्रहों का बल क्या है वह मैं बताता चला जाता हूं। आप लोग रिकॉर्डिंग हो ही रही है और लगभग लगभग सबको मालूम ही है, क्योंकि कक्षा बहुत पुरानी है तो सबको लगभग मालूम ही है। जिनको अगर कोई संशय होगा इन चीजों में तो आप लोग हैंड राइज कर दीजिएगा। त्रिकोण पंचम तथा नवम भाव को त्रिकोण कहा जाता है। लघु पारसरी के मतानुसार लग्न मतलब प्रथम भाव की गणना भी त्रिकोण में की जाती है। ये सभी को क्लियर है। पंचम नवम भाव को त्रिकोण कहा जाता है। लघु पारसरी के मतानुसार लग्न भाव प्रथम भाव को भी त्रिकोण की गणना की गई है। द्वितीय केंद्र, केंद्र किसे कहते हैं तो केंद्र लग्न चतुर्थ सप्तम तथा दशम इन चारों भावों को केंद्र कहा जाता है। लघु पाराशरी के मतानुसार लग्न की त्रिकोण संज्ञा है शेष तीनों भाव चतुर्थ सप्तम तथा दशम ही केंद्र हैं। ये क्लियर हो गया। पणफर द्वितीय पंचम अष्टम तथा एकादश, द्वितीय पंचम अष्टम तथा एकादश इन चारों भावों को जो है पणफर की संज्ञा की गई है। मतानुसार मतांतर से और दूसरे मत से कहते हैं क्या, तृतीय एवं एकादश भाव द्वितीय एवं द्वादश भाव को भी आप नहीं, सॉरी गलती हो गई, द्वितीय एवं दशम भाव षष्ठम एवं अष्टम भाव पणफर संज्ञक हैं। द्वितीय पंचम अष्टम तथा एकादश इन चार भावों को पणफर की संज्ञा कही गई है। मतांतर से द्वितीय दशम षष्ठम एवं अष्टम भाव को पणफर संज्ञा कहते हैं। अब आपोक्लेम की बात कह रहे हैं तो आपोक्लेम किस भाव को कहते हैं, तृतीय षष्ठम नवम तथा दशम इन चारों भावों को आपोक्लेम की संज्ञा कही गई है। मतांतर से मतों में जो अंतर आया है उस अंतर से तृतीय एवं एकादश तथा द्वितीय एवं द्वादश भाव को आपोक्लेम की संज्ञा कही गई है। ये सबको मालूम है। आगे क्या कह रहे हैं, द्वितीय तथा सप्तम भाव भी मारक की संज्ञा होती है। द्वितीय सप्तम भाव को मारक की संज्ञा कही गई है। ये 5 पॉइंट हो गया। उसके बाद में कह रहे हैं ग्रहों के बल। सर्वोच्च बली ग्रह जहां कहाँ कहा जाता है, उच्च राशि का होने पर। जो ग्रह उच्च राशि का होता है वो सर्वोच्च बली कहा जाता है। उच्च बली मूल त्रिकोणस्थ होने पर, मूल त्रिकोण में होने पर जो है कोई भी ग्रह उच्च बली कहा जाता है। उसके बाद में बली किसको कहते हैं, स्वक्षेत्री होने पर। अब जिन राशियों जिन ग्रहों की दो दो राशियां हैं उनमें एक राशि मूल त्रिकोण की है और एक राशि स्वराशि है। स्वराशि दोनों दो होती हैं तो एक में मूल त्रिकोण की संज्ञा कही गई है और एक उसमें। तो जो स्वक्षेत्री होने पर बली कहे जाते हैं। नीच अथवा शत्रु क्षेत्री होने पर क्या कहे जाते हैं, निर्बल कहे जाते हैं। नीच अथवा शत्रु क्षेत्री होने पर क्या कहे जाते हैं, निर्बल कहे जाते हैं। ग्रहों की पारस्परिक मैत्री लगभग सभी लोग जानते ही हैं। मैत्री को समझाना पड़ता है बोर्ड पर, और अगर जानना रहे तो आप लोग बताइएगा, एक दिन उसकी भी कक्षा रख दी जाएगी, मैत्री और पंचधा मैत्री की। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि में सूर्य की जो है 7वीं दृष्टि होती है, चंद्र की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की 4, 7 और 8 दृष्टि होती है। बुध की 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की 5, 7 और 9 दृष्टि होती है, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है,
शनि की 3, 7, 10वीं दृष्टि होती है। राहु की 5, 7, 9, 12 दृष्टि होती है। राहु की 5, 7, 9, 12वीं दृष्टि होती है। केतु की 5, 7, 9, 12वीं दृष्टि होती है। लेकिन यह भी जान लीजिए आप लोग, शनिवत राहु कुजवत केतु, जब राहु केतु मूल त्रिकोण और केंद्र में बैठे होते हैं तब यह दृष्टि देखी जाती है। लेकिन अगर अन्य भाव में बैठे हैं तो वहां पर शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि की दृष्टि जो होती है वो राहु की होती है, केतु की जो दृष्टि होती है, मंगल की जो दृष्टि होती है वो केतु की दृष्टि, क्योंकि शनि की छाया राहु है, मंगल की छाया केतु ग्रह कहे गए हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, किन भावों पर त्रिपाद दृष्टि पड़ती है? 3 पाद दृष्टि, तीसरी दृष्टि। 3 पाद दृष्टि सूर्य की 4 और 8 पे पड़ती है, चंद्रमा की 4 और 8 पे पड़ती है, मंगल की कोई नहीं है, बुध की 4, 8 पे, गुरु की 4, 8 पे, शुक्र की 4, 8 पे, शनि की 4, 8 पे। राहु केतु अंधे होते हैं। किन भावों पर द्वितीय दृष्टि 2 पाद दृष्टि पड़ती है? तो सूर्य जो है सभी ग्रहों की, गुरु की पूरी दृष्टि पड़ती है 5 और 9 पे, तो सभी ग्रहों की 5 और 9 पे द्विपाद दृष्टि पड़ती है। राहु केतु की 2 और 10वीं जो है भाव पर द्विपाद दृष्टि पड़ती है। किन भाव पर एक पाद दृष्टि पड़ती है? तो सभी ग्रहों की, शनि की चूंकि 3, 10 की दृष्टि पूर्ण दृष्टि कही जाती है, तो शनि को छोड़ करके तो 3 और 10 भाव पर सभी की एक पाद दृष्टि पड़ती है। राहु केतु की 3 और 6 पर एक पाद दृष्टि पड़ती है। ठीक, अब हम लोग नवमांश के बारे में जानते हैं। नवमांश के बारे में हम आपको जो हो सकता है उतना आप लोगों को बता रहे हैं, आप तो ध्यान दीजिए। एक राशि के 9वें भाग को नवमांश या नवांश कहा जाता है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक राशि के 9वें भाग को नवमांश कहा जाता है। एक नवमांश में 3 अंश 20 कला होता है। एक नवमांश में 3 अंश 20 कला होता है। इस प्रकार एक राशि को 9 राशियों के नवमांश होते हैं। इस प्रकार एक राशि में 9 राशियों के नवमांश होते हैं। ये नवमांश प्रति राशि में किन किन राशियों के होते हैं यह जानना जरूरी है। इसे जानने का एक यह नियम है कि मेष राशि में पहला नवमांश मेष का होता है। जब भी आप लोग जान लीजिए कि जब भी कोई भी ग्रह कोई भी राशि में पहले नवमांश कौन सा होता है? मेष का होता है। दूसरा वृष का होता है, तीसरा मिथुन का होता है, चौथा कर्क का होता है, 5वां सिंह का, 6ठा कन्या का, 7वां तुला का, 8वां वृश्चिक का, 9वां धनु का, 10वां फिर जो है आपका वृष राशि में घुस जाते हैं। फिर उसके बाद में वृष राशि में पहला मकर का, दूसरा कुंभ का, तीसरा मीन का, चौथा मेष का। ऐसे ही हम जब घूमते हैं तो ऐसे 9 राशियों का नवमांश इसी प्रकार हम गणना करते हैं। विशेष करके क्या करते हैं? चर राशि जैसे मेष है, कर्क है, तुला है, मकर है का पहला नवमांश स्थिर राशि मेष, सिंह, मेष, कर्क, तुला, मकर का पहला नवमांश स्थिर राशि होता है। स्थिर राशि कौन सी है? वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ का 5वां नवमांश तथा द्विस्वभाव राशि में मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन का अंतिम नवमांश सर्वोत्तम नवमांश कहे जाते हैं। सबसे अच्छा नवमांश कहा जाता है। चर राशियों में कौन सी? स्थिर राशियों की जो नवमांश होते हैं
वह शुभ कहे जाते हैं। और द्विस्वभाव राशियों में मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु तथा तुला, धनु तथा मीन में अंतिम नवमांश जो होता है वो सर्वोत्तम कहा जाता है। यहां हो गया। अब आगे हम लोग कहते हैं विषम विषय राशियों से। विषम राशियों, अब मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। विषम राशियों में से मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में पहला 5 अंश मंगल का, पहला 5 अंश मंगल का, दूसरा 5 अंश शनि का, तीसरा 8 अंश गुरु का, चौथा 7 अंश बुध का, पांचवा 5 अंश शुक्र का त्रिशांश होता है। त्रिशांश के बारे में यहाँ बताए हैं। त्रिशांश, वहां नवमांश हो गया, यहाँ त्रिशांश की बात कह रहे हैं। जो त्रिशांश है वह इस प्रकार की विधि उन्होंने बताया है कि मेष, मिथुन, विषम राशियों के लिए मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में पहला 5 अंश मंगल का, दूसरा 5 अंश शनि का, तीसरा 8 अंश गुरु का, चौथा 7 अंश बुध का तथा पांचवा 5 अंश शुक्र का त्रिशांश होता है। अर्थात इन विषय राशियों में यदि कोई ग्रह 1 से 5 अंश तक रहे तो उसे मंगल के त्रिशांश में कहा जाएगा। 6 से 12वें अंश तक शनि के, 11 से 18वें अंश तक गुरु के, 19 से 25वें अंश तक बुध के तथा 26 से 30वें अंश तक रहे तो वह शुक्र के त्रिशांश में कहा जाएगा। ठीक। अब वहां पे विषम राशियां कहे, अब यहाँ सम राशियां कह रहे हैं कि सम राशियों में वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन में पहला अंश शुक्र का, पहला जो अंश आएगा वह शुक्र का, दूसरा 7 अंश जो आएगा वह बुध का, तीसरा 8 अंश गुरु का, चौथा 5 अंश शनि का, पांचवा 5 अंश मंगल का त्रिशांश होता है। सम राशियों में वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन में पहला अंश शुक्र का, दूसरा 7 अंश बुध का, तीसरा 8 अंश गुरु का, चौथा 5 अंश शनि का तथा पांचवा अंश मंगल का होता है त्रिशांश। राशि पद्धति के अनुसार विषम राशियों में 5 अंश तक मेष का, विषम राशियों में 5 अंश तक मेष का, 10 अंश तक कुंभ का, 18 अंश तक धनु का, 25 अंश तक मिथुन का तथा 30 अंश तक तुला का त्रिशांश होता है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, इस क्रम को आगे दिए गए त्रिशांश में मैं जो अपना लिखा हूं उस त्रिशांश के चार्ट को आपको स्पष्ट से भेज दूंगा ग्रुप में। आप लोग देख लीजिएगा कि किसका त्रिशांश कितना है, किसका त्रिशांश कितना है। स्त्री जातक में सूची नवमांश, स्त्री जातक में चूंकि नवमांश एवं त्रिशांश के आधार पर भी फल का विचार किया जाता है। ये आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि स्त्री जातक में नवमांश एवं त्रिशांश के आधार पर भी फल का विचार किया जाता है।
अतः हमने यहाँ पर इन दोनों का संक्षिप्त उल्लेख आपके पास में कर दिया, क्योंकि यह ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत कर दिया कि किस प्रकार से कैसे ग्रह के नवमांश और त्रिशांश के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि नवमांश विवाह से संबंधित होता है, नवमांश में शुभ चीजें देखी जाती हैं, उसी प्रकार से हम ऐसे देखते हैं। अब ग्रहों की अवस्थाएं कह रहे हैं कि ग्रहों की अवस्था के बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो ग्रहों की कह रहे हैं 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, ग्रहों की 4 अवस्थाएं होती हैं, जो कैसी हैं? किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, इन चीजों में विभाजित किया गया है। और दूसरे जगहों पे अगर आप पढ़ेंगे स्त्री जातक से हट करके या और चीजों में पढ़ेंगे तो वहां पे 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। 5वीं अवस्था बाल्यावस्था कही जाती है, और यहाँ पे जो शुरू हो रही हैं वो किशोरावस्था से शुरू हो रही है। किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। तो किशोरावस्था 3 से 9 अंश तक किशोरावस्था, 10 से 22 अंश तक युवावस्था, 23 से 28 अंश तक वृद्धावस्था, और 29 से 2 अंश तक मृतावस्था कही जाती है। राशियों की जो स्थिति कही गई है वह इन्हीं प्रकार से अवस्थाओं का विचार किया जाता है। कह रहे हैं कि ग्रहों का शुभाशुभत्व, ग्रहों को शुभ और अशुभ की बातें जो कही गई हैं उसके बारे में कह रहे हैं। तो ग्रहों का शुभाशुभत्व, ग्रह की शुभ स्थिति कब कहते हैं? शुभ ग्रह किसे कहते हैं? पूर्ण चंद्र, शुभ ग्रह युक्त बुध, शुभ ग्रहों के साथ अगर बैठा हुआ बुध है तो वह शुभ होता है, अशुभ के साथ बैठा है तो अशुभ हो जाता है। पूर्ण चंद्र, शुभ ग्रह युक्त बुध, गुरु तथा शुक्र, ये 4 ग्रह शुभ कहे गए हैं। अशुभ में कौन कहे हैं? क्षीण चंद्र, क्षीण चंद्रमा, पापक ग्रह युक्त बुध, पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध, सूर्य, शनि, राहु और केतु, ये अशुभ ग्रह कहे गए हैं। क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रहों की संज्ञा में सूर्य और राहु को क्रूर ग्रह की संज्ञा कही गई है। पापक ग्रह की संज्ञा कहेंगे तो पापक ग्रह में मंगल, शनि और केतु, ये पापक ग्रह कहे गए हैं। इस पे एक टिप्पणी भी है, आप लोग जान लीजिए कि पूर्ण चंद्र को शुभ तथा क्षीण चंद्र को अशुभ माना जाता है। बुध जब किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा होता है तथा तब वह शुभ होता है, और जब पापक ग्रह के साथ बैठा होता है तब वह अशुभ माना जाता है। यदि बुध किसी ग्रह के साथ न हो और भी न हो तो शुभ होता है, और कोई भी न हो तब भी शुभ होता है, और किसी के साथ बैठे हो तब भी शुभ होता है। चंद्रमा का शुभाशुभत्व, चंद्रमा के शुभाशुभत्व के विषय में कहते हैं कि कैसे समझना चाहिए। तो प्रथम क्या है? पूर्ण चंद्र, दूसरा क्षीण चंद्र, तीसरा मध्यम चंद्र, चौथा शुभ चंद्र, पांचवा अशुभ चंद्र, ये 5 प्रकार की चंद्रमा की स्थिति कही गई है। तो पूर्ण चंद्रमा किसे कहते हैं? शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक पूर्ण चंद्रमा होता है, अतः शुभ माना जाता है। क्षीण चंद्रमा कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा क्षीण होता है, अतः अशुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से
कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा मध्यम माना जाता है। मध्यम कहाँ कहा जाता है? कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा मध्यम माना जाता है। अतः अपना मध्यम प्रभाव ही प्रदर्शित करता है। शुभ चंद्रमा शुभ ग्रह के से दृष्ट चंद्रमा शुभ माना जाता है, अशुभ ग्रह से दृष्ट चंद्रमा अशुभ माना जाता है। इस पे एक टिप्पणी है स्त्री जातक के लिए, तो एक टिप्पणी आप लोग ध्यान दीजिए कि स्त्री जातक के फलादेश के लिए आवश्यक ज्ञातव्य विषयों का यहाँ संक्षिप्त उल्लेख हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए प्रारंभिक ज्योतिष खंड विज्ञान में आप लोगों को बताया जा चुका है, जो हमने प्रारंभिक चीजें पहले पढ़ाई है उसमें बता दिया है। अगले प्रकरणों में स्त्री जातक संबंधित विषय विभिन्न योगों आदि के फलादेश को प्रस्तुत किया जाएगा कि स्त्री के बारे में कई प्रकार के योगों को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। उन पर निर्णय लेते समय ग्रह तथा भाव की स्थिति, दृष्टि, युति, बलवान आदि सभी बातों का गंभीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिए। जब भी कभी किसी को कुछ बताइए तो इन विषयों पे आप लोग ध्यान, क्या दृष्टि, स्थिति और युति, बलवान सभी चीजों को गंभीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिए। तथा देश में जहां पर आप परस्पर विरोधी मतांतर हों तो कहते हैं, हमारे हिसाब से हम तो ये कहते हैं लोगों को देश काल परिस्थिति का विचार कर लेना चाहिए। आप जहां बैठे हैं उन क्षेत्रों का विचार पूर्णतया कर लेना चाहिए। जैसे हमने अपने पहली कक्षाओं में पहले बताया है कि हिमाचल प्रदेश के और हरियाणा के लोग जो होते हैं वो लंबे ही होते हैं, और अगर नेपालियों को और चाइना के लोगों को देखेंगे तो लंबे नहीं, वो आवश्यकता से अनुसार छोटे ही होते हैं। तो कुछ जो होते हैं छोटे क्षेत्र होते हैं, कुछ जो होते हैं बड़े क्षेत्र के होते हैं। तो इन चीजों को हम देश काल परिस्थिति के अनुसार विचार कर लेना चाहिए, वहां माध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इसी प्रकार ग्रहों की उच्च तथा नीच स्थिति, बलवान एवं शुभ अशुभ दृष्टि से भी फलादेश में अंतर आ सकता है। आप अगर किसी प्रकार को अगर समझ करके नहीं बताते हैं तो हाँ, आपके फलादेश में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। अतः फलादेश का निश्चय करने से पूर्व अपने विवेक से ज्योतिष पद्धतियों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सुनील जी, यहां तक करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा हो जाएगा, और आप लोग इसको विधिवत सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जो है कि जरूरी चीजें हैं। इन चीजों पे आप लोगों को विचार करके आगे हम लोगों को बढ़ना है।